दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन 101% में हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा कि गुप्त वंश का कैसे पतन हुआ, गुप्त वंश का सांस्कृतिक विकास कैसे कैसे हुआ। आज हम देखते हैं कि गुप्त वंश के पतन के बाद की जो स्थितियां बनी उसमें से कहां से पेपर में प्रश्न निकल के आता है। उसमें से मुख्य रूप से एक वर्धन वंश से प्रश्न निकल के आते हैं। वैसे काफी वंशों का उदय हुआ, लेकिन इसमें से जो मुख्य था वो वर्धन वंश था। अगर हमको वर्धन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। जैसे जब किसी भी वंश की स्थापना होती है तो कुछ समय के बाद उस वंश का पतन होता है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि मौर्य वंश का जो है शासन सत्ता एक विशाल भूभाग पर स्थापित हुई, लेकिन कुछ समय के बाद जो है कुछ कमजोर शासक हुए, उस वंश में साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कई वंशों का उदय हुआ। उसी तरीके से जब गुप्त वंश का पतन हुआ तो यहाँ से जो है कुछ विदेशी जातियां भी इस पर आक्रमण की। जैसे एक जनजाति थी हूणों की। हूण जो है एक जनजाति थी विदेशी, जिनको हम लोग कहते थे हूण। इन लोगों ने भी भारत पर आक्रमण किया। इन हूणों और गुप्त साम्राज्य के पतन के बीच, हूण और ये जो गुप्त साम्राज्य हैं, इनके पतन के बीच एक भारत के पश्चिम क्षेत्र, भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र था, ये पश्चिमी क्षेत्र कौन सा, ये पंजाब वाला और हरियाणा वाला क्षेत्र, इसमें एक वंश का जो है उदय होता है। पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में एक वंश का उदय होता है जिसे हम लोग कहते हैं वर्धन वंश। वर्धन वंश, वर्धन वंश का उदय होता है। आज हम लोग इसी वर्धन वंश के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कि पेपर में कहां से प्रश्न निकल के आते हैं। जब गुप्त वंश का पतन हुआ और हूणों का आक्रमण हुआ तो हम कह सकते हैं कि छठी 7वीं ईस्वी की बात है। इसमें जो है एक वंश की स्थापना होती है, वर्धन वंश। वर्धन वंश को कहीं कहीं पेपर में क्या देता है कि पुष्यभूत वंश, वर्धन वंश या पुष्यभूत वंश। ये 6ठी सदी ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। हम यूं कह सकते हैं कि ये 6ठी सदी ईस्वी में जो एक घटना घटित होती है जिसमें एक नए वंश का उदय होता है, जिसको हम लोग कहते हैं वर्धन वंश या पुष्यभूत वंश। इसकी स्थापना कहाँ होती है? भारत के पश्चिमी क्षेत्र पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में। हरियाणा वाले क्षेत्र में इन दोनों लोगों ने, जो पुष्यभूत वंश या वर्धन वंश वालों ने अपनी राजधानी स्थापित की। इन लोगों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? थानेश्वर। थानेश्वर ये कहाँ है? ये कुरुक्षेत्र जिले में है। ये कुरुक्षेत्र जिले में थानेश्वर स्थापित है। अब इसमें क्या है कि ये जो पुष्यभूत वंश है, पुष्यभूत वंश या वर्धन वंश, इसके जानकारी के स्रोत क्या क्या है, कि किसके माध्यम से हमको जानकारी प्राप्त हुई कि ये वर्धन वंश वालों ने शासन सत्ता इतने बड़े भूभाग पर स्थापित किया। इसके जानकारी का स्रोत, जैसे हम लोग देखें कि अगर कोई कहानी है तो वो केवल कहानी रहती है, लेकिन अगर कहानी को किसी प्रमाणिक चीज से पुष्ट कर दी जाए तो वही कहानी इतिहास बन जाती है। तो इस पुष्यभूत वंश या वर्धन वंश की जो कहानी थी उसको ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से प्रमाणित कर दिया गया। किस चीज से हमको यह जानकारी प्राप्त होती है? जैसे अभिलेखों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है, अभिलेखों के माध्यम से। साथ में साहित्य जो है, साहित्य लिखे गए या जो साहित्य का मतलब किताबें लिखी गई, साहित्यों के माध्यम से हमको जानकारी प्राप्त होती है। साहित्य कौन से? इस साहित्य में कुछ भारतीय इतिहासकार या भारतीय विद्वानों ने लिखा और कुछ इसमें जो है विदेशी विद्वानों ने भी लिखा। अर्थात कह सकते हैं हम कि विदेशी का जो विवरण है, इन विदेशियों ने जो अपना विवरण दिया उसके माध्यम से भी हमको इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। और भारतीयों ने भी इसकी जानकारी दी, इस वंश के बारे में जो है भारतीयों ने भी कुछ जानकारियां दी। हम एक एक करके देखते हैं कि किससे जानकारी हमको प्राप्त हुई है। हम देखते हैं कि सबसे पहले ये जो भारतीय थे, भारतीय विद्वान, इन लोगों ने क्या लिखा कि जिसके माध्यम से इस पुष्यभूत वंश या वर्धन वंश की जानकारी हमको प्राप्त होती है। हर्ष इस वंश का एक प्रमुख शासक था, हर्ष था, जिससे काफी प्रश्न निकल के आते हैं पेपर में। हर्ष, इसके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। दरबारी कवि हैं बाणभट्ट। दरबारी कवि बाणभट्ट थे।
उन्होंने एक किताब लिखी। इन बाणभट्ट की किताब का क्या नाम था? हर्षचरित। ये जो हर्षचरित था, ऐतिहासिक विषयों पर गद्य लिखने का जो है पहला गद्य काव्य, गद्य है और काव्य भी लिखने का पहला सफल प्रयास किया गया। किसके द्वारा? ये बाणभट्ट के द्वारा। बाणभट्ट कौन था? हर्षवर्धन, उसका ये दरबारी कवि था। ये जो हर्षचरित है, हर्षचरित, इसकी रचना बाणभट्ट ने किया। बाणभट्ट ने इसकी रचना कर दी। ये 8 उच्छ्वासों में अवस्थित है। ये किताब जो है बाणभट्ट की जो हर्षचरित है, ये 8 उच्छ्वासों में उपस्थित है। 8 उच्छ्वास में कौन कौन से हैं? इसमें 3 जो हैं, 3 उच्छ्वास, 3 उच्छ्वासों में जो है ये बाणभट्ट की जीवनी है। बाणभट्ट ने अपने बारे में लिखा है, अर्थात उसने अपने जीवन या क्रियाकलापों के बारे में इन 3 उच्छ्वासों में वर्णन किया है। शेष जो 5 उच्छ्वास हैं, शेष 5 उच्छ्वास हैं, इसमें जो हर्ष के बारे में उल्लेखित है। हर्ष के बारे में क्या उल्लेखित है? कि हर्ष के पूर्वज कैसे थे, या हर्ष ने जीवन प्रारंभ कैसे किया, हर्ष ने अपनी शासन सत्ता कैसे स्थापित की। इन सब चीजों के बारे में इन 5 उच्छ्वासों में इसका वर्णन है। किस किताब में? हर्षचरित में। इसके लेखक बाणभट्ट जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि हैं। अब ये बाणभट्ट ने एक दूसरी किताब लिखा। बाणभट्ट ने एक दूसरी किताब लिखा। कौन सी किताब? कादंबरी। ये कादंबरी जो है संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। संस्कृत साहित्य का जो है सर्वश्रेष्ठ उपन्यास इसको कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ उपन्यास जो है ये कादंबरी है, बाणभट्ट द्वारा लिखी गई। इस कादंबरी के द्वारा, इस कादंबरी पुस्तक के द्वारा जो है बाणभट्ट की जो किताब है, इसके द्वारा हमें हर्ष की जो सामाजिक, हर्षवर्धन का जो है सामाजिक ताना बाना कैसा था, साथ में धार्मिक क्रियाकलाप इनका कैसा था, उसके बारे में जानकारी हमको किससे प्राप्त होती है? ये बाणभट्ट की जो कादंबरी है। एक और किताब है जिससे इस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किताब है आर्यवंश श्री मूलकल्प। ये बौद्ध धर्म की पुस्तक है। बौद्ध धर्म भी, ये 2 धर्म शाखाएं थी बौद्ध धर्म में, एक हीनयान और एक महायान। तो ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा की पुस्तक है। ये महायान शाखा की संबंधित पुस्तक है। इससे जो है वर्धन वंश की कुछ जानकारी प्राप्त होती है। ये 1925 ईस्वी में इस पुस्तक का आर्यवंश मूलकल्पम का 1925 ईस्वी में गणपति शास्त्री ने इसका प्रकाशन करवाया। ये जब 1925 ईस्वी में गणपति शास्त्री ने इसका प्रकाशन करवाया, तो इस किताब जो आर्यवंश श्री मूलकल्प है, इससे हमको जानकारी कब से कब तक प्राप्त होती है? तो ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी से लेकर 8वीं सदी ईस्वी तक की जानकारी प्राप्त होती है इस किताब से। ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी से लेकर ईसा 8वीं सदी ईस्वी तक जो है इससे जानकारी हमको प्राप्त होती है। ये जो हर्ष था, हर्षवर्धन, हर्ष, इसने भी 3 नाटक लिखे हैं। 3 नाटक लिखे हैं। वैसे कहीं कहीं पर हमको देखने को मिलता है कि ये हर्ष ने नाटक नहीं लिखे, बल्कि किसी के द्वारा लिखा हुआ नाटक था, उस पर ही इसने अपने नाम डाल दिया। लेकिन इसका कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं है। हमसे जब पेपर में पूछता है कि हर्ष ने कौन कौन से नाटक लिखे, तो हर्ष ने 3 नाटक लिखे। कौन कौन से? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इन नाटकों की रचना स्वयं हर्ष ने किया है। अब हम देखते हैं कि अभिलेख, जिनके माध्यम से हमको जानकारी इस हर्षवर्धन के बारे में पता चलती है, या वर्धन वंश, पुष्यभूत वर्धन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस हर्ष का एक अभिलेख प्राप्त होता है। हर्ष का अभिलेख प्राप्त होता है उत्तर प्रदेश के। अभिलेख है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहा? शाहजहांपुर।
शाहजहांपुर में भी कहां पर, ये बांसखेड़ा स्थान है, बांसखेड़ा से। ये जो इनका ताम्रलेख है जो बांसखेड़ा से प्राप्त हुआ है, ये किसमें लिखा गया है? तो ये संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में उल्लिखित है, ब्राह्मी लिपि में ये लिखित है। इसमें जो ये बांसखेड़ा का इनका ताम्रलेख प्राप्त हुआ है, इसमें जो है हर्ष ने एक संवत चलाया था, हर्ष संवत 22 लिखा हुआ, अर्थात 628 ईस्वी इसमें जो है वर्णित है। हर्ष का जो ये प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से, जो बांसखेड़ा का ताम्रलेख है जो संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, उसमें लिखा हुआ है कि हर्ष संवत जो 22 है उसको वहां पे लिखा है 628 ईस्वी का ये अभिलेख है। उस समय जो हर्ष की जो तात्कालिक घटनाएं थी इसमें वर्णित है। उस समाज का जो सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विचारधारा फैली हुई थी इसमें जो है वर्णित है। एक दूसरे अभिलेख के माध्यम से हमको जानकारी प्राप्त होती है, कौन सा? ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख, ये ऐहोल अभिलेख है किसका? ये पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है, पुलकेशिन द्वितीय का ये अभिलेख है। ये पुलकेशिन द्वितीय कौन था? तो ये दक्षिण भारत का एक चालुक्य वंशी राजा है। दक्षिण भारत में चालुक्यों ने अपनी शासन सत्ता स्थापित की, तो उसी चालुक्य वंशीय राजा है ये। इसका जो है एक अभिलेख है ऐहोल अभिलेख। इस ऐहोल अभिलेख में उल्लेखित क्या है? इस पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच युद्ध का वर्णन है। पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच एक युद्ध होता है। युद्ध कहां पे होता है? नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर जो है युद्ध होता है। इसमें हर्ष की पराजय होती है, हर्ष पराजित होता है। उसी का वर्णन इस ऐहोल अभिलेख में है जो पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। हम देखते हैं थोड़ा सा विदेशियों का विवरण क्या था, विदेशियों ने क्या लिखा, विदेशियों का विवरण हम देखते हैं। इन विदेशियों के विवरण में सब प्रमुख हम देखते हैं कि एक हेनसांग आया था। हेनसांग कहां का था? ये चीनी यात्री था, चीनी यात्री। ये लगभग 629 ईस्वी से 645 ईस्वी के बीच भारत में रहा। इस 629 ईस्वी के बीच शासन सत्ता किसकी थी? तो ये हर्ष के शासन काल में, हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया क्यों? ये नालंदा विश्वविद्यालय उस समय का जो सबसे चर्चित विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय में ये शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से ये चीन से चलाया। साथ में इसका क्या उद्देश्य था? इसने क्या किया कि बौद्ध ग्रंथों का जो संग्रह करने के उद्देश्य से ये भारत आया था, कि हम बौद्ध ग्रंथों का जो संग्रह करेंगे, हम कह सकते हैं कि ये बौद्ध ग्रंथ के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से ही ये भारत आया हुआ था। जब ये हर्षवर्धन के शासन काल में जब ये आया भारत, तो इसको उपाधियां मिली। हेनसांग को कुछ उपाधियां मिली, जैसे उसे कहा जाता है नीति का पंडित, इसकी उपाधि थी। और क्या कहा जाता था इसको? वर्तमान शाक्य मुनि, वर्तमान शाक्य मुनि। आपको याद ही होगा शाक्य मुनि किसकी उपाधि या किसको शाक्य मुनि कहा जाता था? तो इसको भी कहा जाता था, हर्षवर्धन के शासन काल में जो हेनसांग आया था उसको कहा जाता था वर्तमान शाक्य मुनि। साथ में क्या कहा जाता था? यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार भी इनको कहा जाता था, हेनसांग को। ये जब भारत आता है, भारत आया तो ये बौद्ध ग्रंथ के संग्रह के लिए था, लेकिन इसने एक पुस्तक लिख दी अपनी। उस पुस्तक का नाम क्या था? हेनसांग जो पुस्तक लिखता है उसका नाम क्या था? सीयू की। इसमें जो है, इसने उस समाज के, उस समय की जो तात्कालिक घटनाएं थी, शासन सत्ता, समाज, अर्थव्यवस्था, धार्मिक चीजों का उल्लेख किया, जिसके माध्यम से हमें हर्षवर्धन के शासन काल की जो है जानकारी प्राप्त होती है। अगले एक विद्वान थे कल्हड़। कल्हड़ की एक पुस्तक है राजतरंगिणी, राजतरंगिणी। वैसे इसमें जो है राजतरंगिणी में मुख्यतः जो कश्मीर का इतिहास उल्लिखित है,
कश्मीर का इतिहास का वर्णन है, कश्मीर के इतिहास का जो है इसमें वर्णन है। लेकिन उस समय में कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि जिस कल्हड़ ने कश्मीर का केवल इतिहास लिखा, साथ में इसे हर्षकालीन समाज की भी जानकारी इसमें डालनी पड़ी। क्यों डालनी पड़ी? कि यहां से एक चीज पता चलता है कि हर्ष ने जो कश्मीर का शासक था वहां से बुद्ध के दंतावशेष, जब बुद्ध का जो है दंतावशेष, जो दंत उनका बचा हुआ था, अवशेष था, उसको इसने बलपूर्वक छीन लिया, बलपूर्वक छीन लिया वहां कश्मीर के शासक से। उस घटना का वर्णन की वजह से यहां से जो है हर्ष के जानकारी हमको इस कल्हड़ की राज तरंगड़ी से भी पता चलता है। अब इन सभी जानकारियों के बाद हम देखते हैं कि इस वर्धन वंश का संस्थापक कौन था। वर्धन वंश का संस्थापक, इस वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूत इस वंश का संस्थापक था। इसने क्या किया कि जो यह कुरुक्षेत्र जिला था, कुरुक्षेत्र जिला, जैसे कभी हम लोगों ने पीछे देखा कि कुरुक्षेत्र जिला था, यहां पर इसने अपनी राजधानी बनाई। राजधानी कौन सा था? तो स्थानेश्वर या थानेश्वर, ये राजधानी इसने स्थापित की। अब इसके बाद इस वंश में कई शासक हुए, जैसे नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन। ये सभी प्रमुख शासक इस वंश में हुए। इसमें से जो प्रमुख था यह प्रभाकर वर्धन। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था प्रभाकर वर्धन। शक्तिशाली शासक जो है वो है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन, इसकी पत्नी का नाम था यशोमती। इस प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम था यशोमती। यशोमती से 3 बच्चे पैदा हुए। 3 हुए कौन? 2 पुत्र और 1 पुत्री। 2 पुत्रों में कौन था? एक था राज्यवर्धन, दूसरा कौन था? हर्षवर्धन, और पुत्री थी राजश्री। पुत्री राजश्री। इन तीनों संतानों का जो है जन्म देने वाली यशोमती और प्रभाकर वर्धन थे। इस वर्धन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने क्या किया कि इसने परम भट्टारक और राजाधिराज की उपाधि धारण की। इस राजश्री जो इसकी पुत्री थी, इस राजश्री का कन्नौज शासक, कन्नौज के मखौरी वंश में हुआ था। मखौरी वंश में किसके साथ हुआ था? गृहवर्मन। अब इसकी शादी हो गई कन्नौज के मखौरी वंश, इसकी पुत्री जो राजश्री था। यहां पर क्या हुआ कि बंगाल का शासक शशांक, बंगाल का शासक था शशांक, मालवा का शासक देवगुप्त, मालवा का शासक देवगुप्त। इन दोनों की जो है मित्रता काफी अच्छी थी, शशांक की और देवगुप्त की। तो देवगुप्त ने क्या किया कि इस कन्नौज के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब यहीं से इतिहास में प्रश्न बनना शुरू होते हैं कि इस देवगुप्त ने क्या किया, कन्नौज का जो मखौरी वंश का शासक था गृहवर्मन, उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के साथ साथ क्या किया, इसको पराजित करके मार डाला। गृहवर्मन की मृत्यु हो गई। साथ में क्या हुआ कि जो राजश्री थी उसको बंदी बना लिया गया। राजश्री को बंदी बना लेता, किसने बंदी बनाया? देवगुप्त ने बंदी बना लिया। अब राजश्री को जब बंदी बना लिया और ये गृहवर्मन मारा गया, इसका समाचार जब वर्धन वंश में पहुंचता है तो वहां से राजा को ये होता है कि हमारी बहन को बंदी बना लिया, साथ में हमारे जो जीजा हैं उनको जो है मार डाला। इससे वर्धन वंश में शासक सत्ता जो थी आग बबूला हो जाती है। राजवर्धन, जो वर्धन वंश का शासक था राजवर्धन,
ये जो है प्रतिशोध की आग में जलना शुरू होता है। ये कहता है कि हमको जो है बदला लेना है। अब ये प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए ये राजवर्धन क्या करता है, कहता है कि हम अपने बहन को, जो इसकी बहन राजश्री थी, उसको बंदीगृह से मुक्त करवाना है। साथ में क्या है कि जो इन लोगों ने कन्नौज को अपनी शासन सत्ता में ले लिया है, जिसपे अभी राजश्री के पति का जो शासन सत्ता था वो उसको पराजित करके मार डाले, राजश्री को बंदी बना लिया, कन्नौज पर अधिकार कर लिया। ये राजवर्धन जो है बदला लेने के लिए वहां से चल पड़ता है। और ये देवगुप्त जो था उस समय वहां का शासक था, देवगुप्त को ये मार डालता है। कौन? राजवर्धन जो है देवगुप्त को मार डालता है। अब देवगुप्त मारा गया, लेकिन इसका एक मित्र जो बंगाल का शासक था, अभी हम लोगों ने देखा कि बंगाल का शासक कौन? शशांक जो था, इसने धोखे से राजवर्धन को मार दिया। अब राजवर्धन की मृत्यु हो गई। अब राजवर्धन की मृत्यु के बाद अब इसका छोटा भाई हर्षवर्धन लगभग 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है। इस हर्ष की जो जानकारी हमको प्राप्त हुई है, तो उस समय हर्ष जो है लगभग 16 वर्ष की अवस्था थी। अब देखिए, एक 16 वर्ष का युवा थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है। ये इसका जो है जन्म 590 ईस्वी में हुआ। जब ये हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है, थानेश्वरी गद्दी पर, तो इसने एक उपाधि धारण की, शिलादित्य। इसको शिलादित्य भी कहा जाता था हर्षवर्धन को। अब इसने क्या सोचा कि ये जो शशांक है, जिसने उसके भाई की हत्या की, इसके भी हत्या होनी चाहिए या इसको भी पराजित करना चाहिए। इसने एक और दूसरा क्या किया कि जो इसकी बहन है राजश्री, जो कैद में है, इसको भी मुक्त करवाना है। इसके लिए ये चल पड़ता है। तभी इसको एक सूचना मिलती है, एक ममेरा भाई है इसका, उसका नाम था भांडी। उसने इसको सूचना दी कि आपकी बहन जो राजश्री थी वो कैद से भाग गई है। भागी किधर है? ये बिंद पर्वत के क्षेत्र में भाग गई, निकल के भाग गई। अब इसके सामने एक समस्या और खड़ी हो गई। समस्या क्या? अगर वो उस जगह पर कैद होती तो हमको पता लगाने में आसानी होती, लेकिन जब ये बिंद पर्वत के क्षेत्र में भाग गई, जो इसका मेरा भाई भांडी नाम था, उसने सूचना दिया। अब एक समस्या हो गई कि ये किधर भाग गई या किधर चली गई। तो ये बौद्ध धर्म का भिक्षु था, जो ये भिक्षु था उसका नाम था दिवाकर मित्र। इसने इससे सहायता मांगी और इसकी सहायता से ही ये राजश्री का पता लगा। पता कब लगा? कि जब राजश्री सती होने जा रही थी, अर्थात आत्महत्या करने जा रही थी, तो उसी समय दिवाकर मित्र ने इसके भाई को सूचना दी कि जो आपकी बहन राजश्री है वो मिल गई है और ये आत्महत्या करने जा रही है। उसी समय हर्षवर्धन पहुंचता है और अपनी बहन को सकुशल वापस लेके आता है। उसके बाद उसने क्या किया कि इस शशांक को भी, हर्ष ने क्या किया कि शशांक को भी पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद इसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। अब इसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया हर्ष ने। अब चूंकि इसका जीजा जो है उस मर ही चुका था, बहन इस पर शासन सत्ता चलाने में असमर्थ थी, तो इसने जो है कन्नौज में अपनी शासन सत्ता स्थापित की। और शासन सत्ता स्थापित करने के साथ साथ क्या उसने किया, थानेश्वर जो इसकी राजधानी थी इसको हटा दिया। कहाँ का स्थापित कर दिया? ये कन्नौज में अपनी राजधानी स्थापित करता है। अब इस वर्धन वंश का राजधानी जो अभी थानेश्वर थी वो अब कहाँ हो गई? अब ये कन्नौज में स्थापित हो गई। यहां से हर्षवर्धन शासन सत्ता सुचारू ढंग से चलाना शुरू करता है। हर्ष ने क्या किया, इसकी एक पुत्री थी हर्षवर्धन, इसने अपनी पुत्री की शादी, अपनी जो है पुत्री की शादी कर दी। पुत्री की शादी कर दिया। किससे कर दिया? बल्लभी का शासक
वल्लभी का शासक था, जो वल्लभी का शासक था ध्रुवसेन द्वितीय, इससे इसने हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री की शादी कर दी। हर्ष का जो चीन के साथ, हर्ष जो था, हर्षवर्धन था, इसका चीन के साथ अच्छा संबंध था। हम ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हर्ष ने एक दूत भेजा, ये लगभग 641 ईस्वी के आसपास इसने चीन में एक दूत भेजा, और चीन वालों ने दो दूत भेजे। कब? 643 ईस्वी में एक भेजा, और दूसरा 645 ईस्वी में जो है इसने दूसरा दूत, चीन वालों ने दूसरा दूत इस हर्षवर्धन के दरबार में भेजा। ये हर्ष जो था, इसके पूर्वज जो थे, ये भगवान शिव तथा सूर्य के अन्य भक्त थे। भगवान शिव तथा सूर्य के ये लोग अन्य भक्त थे। जब हेनसांग आता है उससे पहले तक ये हर्ष भी जो है भगवान शिव और सूर्य का अर्थात अपने कुल देवता भगवान शिव की ही पूजा करता था। लेकिन हेनसांग से मिलने के बाद, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया, बौद्ध धर्म को मानना शुरू कर दिया। बौद्ध धर्म में भी ये महायान शाखा का अनुयायी था। हर्ष जो है महायान शाखा का अनुयायी था, लेकिन यह धर्म सहिष्णु व्यक्ति था। हर्ष जो था धर्म सहिष्णु व्यक्ति था। ऐसा हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसने कन्नौज में प्रत्येक धर्म की एक सभा बुलाई, सभी धर्मों की एक सभा बुलाई, धार्मिक सभा बुलाई, धर्म की जो है सभा बुलाया, और इसमें प्रत्येक धर्म के लोगों को जो है अनुयायियों को आमंत्रित किया गया। हर्षवर्धन और क्या करता था? हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष, हर 5वें वर्ष में ये क्या करता था कि प्रयाग में दान देने के लिए ये सभा का आयोजन करता था। एक सभा का आयोजन करता था प्रत्येक 5 वर्ष। ये जो सभा का आयोजन करता था इसको कहा जाता था महामोक्ष परिषद। ये जो सभा थी इसको कहा जाता था महामोक्ष परिषद। इसका जो है छठवां अधिवेशन 635 ईस्वी में हुआ, 635 ईस्वी में हुआ, और इस अधिवेशन में जो है हेनसांग भी उपस्थित था। हेनसांग भी उस समय उपस्थित था। और क्या हर्षवर्धन जो था, ये जो है अपनी प्रजा के दुख सुख की जानकारी प्राप्त करता था। ये जब अपने प्रजा के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजमहल से जब बाहर निकलता था, इधर उधर भ्रमण करता था, तो इसके निवास के लिए अस्थायी निवास स्थल बनाए जाते थे। जो अस्थायी नहीं था, अस्थायी निवास स्थल बनाए जाते थे। ये जो निवास स्थल बनते थे जहां पर ये हर्षवर्धन रहता था, अपनी शासन सत्ता या अपने जनता के बारे में जानकारी प्राप्त करने की, हमारी जनता दुखी है या हमारी जनता को क्या कष्ट है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जब ये राजमहल से निकलता था तो एक अस्थायी निवास स्थल बनाया जाता था जिसमें ये हर्षवर्धन रहता था। उसको कहते थे जय स्कंदावर। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।